हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आरके हिंदी एकेडमिक्स पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, जिन मनोकामनाओं को लेकर आप चले हुए हो। तो इन्हीं दुआओं के साथ चलिए आज हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। बता दूं दोस्तों, मेरा चैनल डेडिकेटेड है यूजीसी नेट हिंदी, एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी और अदर स्टेट जहां पर आपका हिंदी से संबंधित एग्जाम होता है। मैंने आपकी यूनिट 10 इकाई 10 शुरू की हुई है, जिस पे मैंने 3 वीडियो लेक्चर में पहले प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि आपका यूनिट जो इकाई 10 है उसका सिलेबस क्या है, उसमें कौन-कौन सी विधाएं लगी हुई हैं, उन विधाओं की मतलब कितने उन विधाओं में क्रम है या उनकी संख्या है, कितने भागों में वो बटी हुई हैं। इसके बाद मैंने आपको करवाया था जो आती है आपकी रेखा चित्र, किसका? राम वृक्ष बेनीपुरी का। फिर मैंने ठकुरी बाबा करवाया था। आज हम करेंगे तुलसी राम की आत्मकथा मूर्धैया। तो अगर आप लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। आज हम करेंगे डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा मूर्धैया। सबसे पहले तो ये जो आत्मकथा है मूर्धैया किसने लिखी है? डॉक्टर तुलसीराम के द्वारा ये आत्मकथा लिखी गई है। किसने लिखी है? तुलसी राम ने। एक है तुलसीदास और एक है तुलसी राम। तो तुलसीदास तो आते हैं आपके भक्ति काल के अंतर्गत सगुण काव्य धारा में। राम काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि ये है तुलसी राम। ध्यान रखना है, क्या नाम है इनका? डॉक्टर तुलसी राम। जन्म कब होता है? 1949 में। जब भी आप किसी भी विधा को करने बैठते हो तो सबसे पहले उस विधा मतलब वो रचना किस विधा में है, कि संस्मरण है, रेखा चित्र है, रिपोर्टाज है, कहानी है, नाटक है या फिर अन्य जो भी है, तो सबसे पहले उसकी आपको विधा पता होनी चाहिए। साथ में उस विधा का प्रकाशन वर्ष और जिसने भी लेखक या लेखिका ने जिसने भी लिखा है उसका जन्म वर्ष आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्रम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहले से बाद के क्रम में इन रचनाओं को लगाइए, या फिर ये पूछा जाता है कि पहले से बाद के क्रम में जो ये कवि या लेखक आए हैं उनको लगाइए। तो डॉक्टर तुलसीराम का जन्म कब होता है? 1949 में डॉक्टर तुलसीराम का जन्म होता है। और मूर्धैया क्या है? इनकी आत्मकथा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर तुलसीराम ने जो मूर्धैया लिखी है उसकी विधा क्या है? तो ये क्या है बेटा? ध्यान रखना है, ये क्या है? एक आत्मकथा है। और आत्मकथा भी कैसी है? ये एक दलित आत्मकथा है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। डॉक्टर तुलसीराम के द्वारा जो मूर्धैया आत्मकथा लिखी गई है उसकी विधा क्या है? मैंने बता दिया, आत्मकथा है। लेकिन कैसी आत्मकथा है? ये दलित आत्मकथा है। कब आई थी? 2010 में आई थी। तुलसीराम ने 2 आत्मकथाएं लिखी हैं। एक तो आती है मूर्धैया और दूसरी आती है मणिकर्णिका। दोनों ही जहां पर जो मरे हुए व्यक्ति हैं उनको दफनाया जाता है वो क्या है? मूर्धैया है। मणिकर्णिका भी इसी के ऊपर है और मूर्धैया भी इसी के ऊपर है। तो मैंने बता दिया कि तुलसीराम ने क्या लिखी है। मूर्धैया कैसी आत्मकथा है? ये दलित आत्मकथा है। कब आई थी? 2010 में आई थी। आगे हम बात करते हैं। देखो ये आपके सामने मूर्धैया जो इनकी आत्मकथा है तुलसीराम की, उसका ये कवर पेज है, जहां पर मुर्दों को क्या किया जाता है? फूका जाता है या फिर दफनाया जाता है। दूसरा भाग आता है इनका मणिकर्णिका। दूसरा भाग कौन सा आता है? मणिकर्णिका। और कब लिखते हैं? 2013 में लिखते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर तुलसीराम की जो आत्मकथा वो कितने भागों में है? तो डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा 2 भागों में है। पहला भाग है मूर्धैया 2010 और मणिकर्णिका कब आता है? 2013 में आता है। अब हम करेंगे मूर्धैया जो आत्मकथा है उसकी भूमिका, क्योंकि सबसे पहले तो भूमिका आपको जरूर करनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में अब भूमिका से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम करेंगे डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा मूर्धैया की भूमिका। मैंने जब रेखा चित्र करवाया था किसका? राम वृक्ष बेनीपुरी का, उसकी जो भूमिका है वो किस नाम से लिखी गई थी? ये माटी की मूर्तें। तो भूमिका जिस भी नाम से लिखी जा रही है उस भूमिका का आपको पता होना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर तुलसीराम ने ये आत्मकथा लिखी मूर्धैया, इसमें ये किसी कोई भी नाम नहीं देते, लेकिन जब आप राम वृक्ष बेनीपुरी की वो रेखा चित्र पढ़ते हो तो वहां पर उनकी भूमिका किस नाम से लिखी गई है? ये माटी की मूर्तें। तो ध्यान रखना है, उन्होंने दिया था ये माटी की मूर्तें।
लेकिन डॉक्टर तुलसीराम कोई भी नाम नहीं देते, सीधी अपनी भूमिका है वो अपने पुस्तक में मेंशन करते हैं। तो मूर्धया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। तो कौन सा गांव आया है इस मूर्धया के केंद्र में, इस आत्मकथा के केंद्र में? धर्मपुर गांव। धर्मपुर गांव किसका है? मूर्धया के केंद्र में गांव आया है। और क्या बताया गया कि आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। चरवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो भी मूर्धया से गुजरना पड़ता था। अब आपके सामने एक जगह का नाम आया है, कौन सा आया है? कलकत्ता। क्योंकि आपके एग्जाम में अब वहां से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं जहां पर बच्चे की नजर नहीं जाती। तो गांव कौन सा आया है? धर्मपुर आया है। जगह कौन सी आई है? कलकत्ता आई है। क्या क्या बताया गया है कि इतना ही नहीं, स्कूल, दुकान, बाजार, मंदिर और मजदूर सब कहां से जाते थे? कलकत्ता वाली अगर रेलगाड़ी पकड़नी होती थी तो सब उसी मूर्धया से होकर गुजरते थे। हमारे गांव की जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मूर्धया एक सामरिक केंद्र जैसी थी। जियोपॉलिटिक्स यानी कि क्या बताती है यहाँ पे? भू राजनीति में और जो दलित लोग थे उनके क्या थी? ये मूर्धया एक सामरिक केंद्र थी। जीवन से लेकर मरण तक की सारी गतिविधियां मूर्धया समेट लेती थी। सबसे रोचक तथ्य यह है कि मूर्धया मानव और पशु में कोई फर्क नहीं करती थी। तो आपके सामने क्वेश्चन निकल कर आता है कि मूर्धया आत्मकथा में लेखक ने मूर्धया को क्या बताया है कि वो मानव और पशु में फर्क करती थी? मानव और पशु में फर्क नहीं करती थी। तो क्या बताया है कि मूर्धया जो है वो मानव और पशु में कोई फर्क नहीं करती थी। वह दोनों की मुक्तिदाता थी। किसकी मुक्तिदाता थी? चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो। विशेष रूप से मरे हुए पशुओं के मांस पिंड जब पर जूझते सैकड़ों गिद्धों के साथ कुत्ते और सियार मूर्धया को एक कलास्थली के रूप में बदल देते थे। तो मूर्धया को कलास्थली के रूप में कौन बदल देते थे? कुत्ते हैं, सियार हैं और गिद्ध हैं। ये तीनों मिलकर जो है मूर्धया को एक कलास्थली के रूप में बदल देते थे। रात के समय इन्हीं सियारों की हुआ हुआ वाली आवाज उसकी निर्जनता को भंग कर देती थी। तो क्या बताया है? सियारों का यहाँ पर जिक्र आया है। ऊपर तो आए हैं गिद्ध, कुत्ते और सियार, लेकिन नीचे सिर्फ रात के समय में। किस समय में? रात के समय में इन्हीं सियारों की हुआ हुआ ध्वनि क्या आई है? सियारों की हुआ हुआ वाली आवाज उनकी निर्जनता को भंग कर देती थी। हमारी दलित बस्ती के अनगिनत दलित हजारों दुख दर्द अपने अंदर लिए मूर्धया में दफन हो गए थे। यदि उनमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती तो उसका शीर्षक मूर्धया ही होता। तो अब आप लोगों के सामने यहाँ जो भूमिका है इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैंने बताया कि कलास्थली में कौन कौन से जो जानवर है आए हैं? गिद्ध आए हैं, कुत्ते आए हैं और सियार आए हैं। लेकिन रात के समय जो सियार थे वो हुआ वाली जो आवाज करके निर्जनता को क्या कर देते थे? भंग कर देते थे। आगे हम देखते हैं कि मूर्धया सही मायनों में हमारी दलित बस्ती की जिंदगी है। तो किसकी जिंदगी बताया है लेखक ने? दलित बस्ती। मूर्धया क्या बताते हैं कि मूर्धया सही मायनों में हमारी दलित बस्ती की जिंदगी थी। इस जिंदगी को मूर्धया से खोदकर बाहर लाने का पूरा श्रेय तद्भव के मुख्य संपादक अखिलेश को जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। आपसे पूछा जा सकता है कि मूर्धया आत्मकथा किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो मूर्धया आत्मकथा तद्भव पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किसने प्रकाशित की थी? अखिलेश जी ने। ये नाम भी ध्यान रखना है। संपादक कौन है तद्भव पत्रिका के? अखिलेश। किस पत्रिका में छपती है? तद्भव पत्रिका में। वे हमेशा मेरे सामने कलम के बदले फावड़ा लिए तैयार मिलते थे। तो लेखक के सामने कलम के बदले फावड़ा लिए कौन तैयार मिलते थे? अखिलेश जी। सही अर्थों में मैंने उनके ही फावड़े से खोदकर मूर्धया से अपनी जिंदगी को बाहर निकाला। तो यानी कि एक तरह से लेखक को आत्मकथा लिखने के लिए कौन प्रेरित कर रहे हैं यहाँ पर? अखिलेश जी। और ये कौन स्पष्ट कर रहे हैं? स्वयं लेखक अपनी जो आत्मकथा है उसकी भूमिका में स्पष्ट ये मेंशन करते हैं। जमाना चाहे जो भी हो, मेरे जैसा कोई अदना जब भी पैदा होता। यहाँ पे एक शब्द आया है भाई, अदना। ये लेखक के लिए प्रयोग किया गया है, स्वयं लेखक ने,
कि जमाना चाहे जो भी हो, मेरे जैसा कोई अदना जब भी पैदा होता वह अपने इर्द गिर्द घूमते लोक जीवन का हिस्सा बन ही जाता है। यही कारण था कि लोक जीवन हमेशा मेरा पीछा करता रहा। तो लेखक का पीछा कौन करता रहा? उसका लोक जीवन। जिस वातावरण में लेखक पला है, बड़ा है, जिस गांव में लेखक ने अपनी जो जिंदगी गुजारी है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। यही कारण था कि लोक जीवन हमेशा मेरा पीछा करता रहा। परिणाम स्वरूप मेरे घर से भागने के बाद जब मूर्धया का प्रथम खंड समाप्त हो जाता है तो गांव के हर किसी के मुख से निकले पहले शब्द से तुकबंदी बनाकर गाने वाले जोगी बाबा, लक्कड़ ध्वनि पर नृत्य कला बिखेरती नटनिया, गिद्ध प्रेमी पगल बाबा तथा सिंघा बजाता बंकिया डोम आदि जैसे जैसे जिंदा लोक पात्र हमेशा के लिए गायब होकर मुझे बड़ा दुख पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि जब मैं अपने घर से भागा तो मूर्धया का जो प्रथम खंड है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। एक एक वर्ड पे फोकस करना है भाई। लेखक क्या कहते हैं कि जब मैं मूर्धया मतलब अपनी जो धर्मपुर गांव है वहां से भागा तब मूर्धया का जो प्रथम खंड है वो समाप्त हो जाता है। तो गांव का जो हर एक व्यक्ति है, कौन कौन आता है इसमें? तुकबंदी बनाकर गाने वाले जोगी बाबा, नाम आया है भाई जोगी बाबा। इसका मूल नाम क्या बताया जाता है आगे बताऊंगी। रामजीत क्या है इनका मूल नाम है। और लक्कड़ ध्वनि पर नृत्य कला बिखेरती कौन है? नटनिया। ये नटनिया वही है जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध के जीवन में एक जो औरत होती है उसका स्थान होता है, उसी प्रकार से लेखक के जीवन में इस नटनिया का ललती नाम है। इसका मूल नाम क्या है? ललती। इसकी भूमिका लेखक के जीवन में बहुत रही है। और फिर बताए हैं गिद्ध प्रेमी पगल बाबा। तो गिद्ध प्रेमी कौन है? पगल बाबा है। और सिंगा कौन बजाता है? बंकिया डोम क्या बजाता है? सिंगा बजाता है। जैसे जिंदा लोक पात्र हमेशा के लिए गायब होकर मुझे बड़ा दुख पहुंचाते हैं। क्योंकि लेखक मतलब जब अपने गांव से भाग जाता है तो बाद में जो राजनीति है उसमें हिस्सा ले लेता है, तो लेखक अपने जो पीछे की बातें हैं उनको भूल जाता है। तो वही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि जो गायब होकर मुझे बड़ा दुख पहुंचाते हैं। सबसे ज्यादा दुखित करने वाली बात दिल्ली में रह रहे मेरे गांव के कुछ प्रवासी मजदूरों से मालूम हुई। तो एक जगह का फिर नाम आया है यहाँ पर दिल्ली। जब लेखक दिल्ली में रहता है और तो वहां के उसके गांव के जो प्रवासी हैं, जो वो दिल्ली में मजदूर यानी कि अपनी जीविका यापन के लिए वहां पर गए हुए हैं, तो उनसे लेखक को बातें मालूम होती हैं, तो लेखक बड़ा दुखी होता है। 50-60 साल पहले की जिस मूर्धया का वर्णन मैंने किया है वह पूर्ण रूप से उजड़ चुकी है। यानी लेखक 50-60 साल बाद जब ये आत्मकथा लिख रहा है, कहता है कि वो अब पूर्ण रूप से क्या हो चुकी है? उजड़ चुकी है। अब वो वैसा स्थान नहीं रहा जैसे मेरे समय पर था, लेखक के समय पर था। सारे जंगल कटकर खेत में बदल चुके हैं, जिसके चलते गिद्धों जैसे अनगिनत दुर्लभ पक्षियों तथा शाही सियारों और खरगोशों जैसे पशुओं का विलोप हो चुका है। तो यहाँ पर लेखक ने सियारों और खरगोश दो पशुओं का जिक्र किया है कि वो क्या हो गए हैं? लुप्त हो गए हैं। ऊपर तो आया था कि रात में क्या करते थे? सियार जो है हुआ हुआ की दहनी करते थे। और यहाँ पर बताया कि सियार और खरगोश बिल्कुल मतलब पशुओं का विलोप हो चुका है। बचपन में दुखित होने का मतलब होता था आंखों में आंसू आ जाना। ऐसे अवसरों पर मेरी दादी आंख धो लेने को कहती थी, किंतु आज का अनुभव बताता है कि चंद पानी के छींटों से दुख की निशानी नहीं मिट पाती। प्रवासी मजदूरों से ही पता चला है कि मूर्धया से होकर जाने वाली एक सरकारी सड़क ने हमारे गांव को 3 जिलों, ध्यान देना भाई 3 जिले आए हैं यहाँ पर। कौन कौन से आए हैं? आजमगढ़, गाजीपुर और बनारस। लेखक क्या कहता है कि जो प्रवासी मजदूरों से हमें पता चला है, मुझे पता चला है कि मूर्धया से होकर जाने वाली सरकारी सड़क ने हमारे गांव को 3 जिलों आजमगढ़, गाजीपुर और बनारस से जोड़ दिया है। तो आपके सामने क्वेश्चन बनता है कि लेखक का जो गांव है धर्मपुर, उसको किन 3 जिलों के साथ जोड़ दिया? आजमगढ़ है, गाजीपुर है और बनारस है। उस पर टेम्पो भी चलने लगे हैं। जिस तरह हमारे गांव से बड़ी संख्या से मजदूरों का पलायन बड़े शहरों में हो चुका है, संभवतः मूर्धया से सड़क निकल जाने के कारण वहां के भूत पिशाचों का भी पलायन अवश्य हो गया होगा। क्योंकि इस आत्मकथा में लेखक ने कहीं ना कहीं जो रूढ़िवादी सोच है अपने जो परिवार की, उसको भी यहाँ पर दिखाया है। तो लेखक क्या कहते हैं कि जब सड़क निकल गई है तो जो भूत पिशाच थे, जो हमारे परिवार के लोग मानते थे, शायद वो भी पलायन कर गए हैं, भाग गए हैं। जाहिर है अब पहले जैसी उनकी पूजा नहीं होती। बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया है। भूत भी इसे अछूते नहीं रहे। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा
कि बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक जीवन को प्रभावित किया। तो उसमें मनुष्य आते हैं, पशु आते हैं, भूत पिशाच आते हैं, या फिर कोई नहीं। तो कौन आते हैं? यहाँ पर लेखक ने बताया है भूत पिशाच भी उससे इससे अछूते नहीं है। आने वाले मूर्धया के दूसरे खंड में घर से भागने के बाद कलकत्ता, बनारस, दिल्ली होते इंग्लैंड, सोवियत संघ, रसिया तक की जीवन यात्रा का लेखा जोखा है। तो दूसरा खंड बताते हैं कलकत्ता, बनारस और दिल्ली से होते इंग्लैंड तथा सोवियत संघ, रसिया तक की जीवन यात्रा का लेखा जोखा है। मूलतः यह यात्रा मार्क्सवाद से बौद्ध दर्शन की है। तो ध्यान रखना है, ये आत्मकथा क्या है? मार्क्सवाद से बौद्ध दर्शन की है। क्योंकि मार्क्सवाद, जो कार्ल मार्क्स थे जिसका जन्म 1818 में हुआ था, उनका मूल उद्देश्य क्या था? यानी कि प्रगतिवाद से कहीं ना कहीं क्या थे? मार्क्सवाद, जो प्रगतिवाद है वो कहीं ना कहीं मार्क्सवाद से प्रभावित है। तो मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था कार्ल मार्क्स का? कि जो मतलब जो निचले दर्जे के लोग हैं उनको उनके हकों का, उनके जो हक हैं उन अधिकारों को उनको पाना। तो यहीं पर बात लेखक ने कही है कि मूलतः यह यात्रा मार्क्सवाद से बौद्ध दर्शन की है। राजकमल प्रकाशन के निदेशक अशोक महेश्वरी इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने तद्भव में अब तक प्रकाशित 7 किस्तों को मूर्धया खंड 1 के रूप में अविलंब प्रकाशित करने का निर्णय लिया, जबकि आगे का लेखन अभी जारी है। तो यहाँ पर मैंने पहले बताया था पत्रिका कौन सी आती है? तद्भव आती है। पत्रिका के संपादक कौन है? अखिलेश जी। अखिलेश जी अगर लेखक को आत्मकथा लिखने के लिए न कहते तो शायद मूर्धया आत्मकथा न लिखी जाती। अब यहाँ पर बताते हैं, आपके सामने क्वेश्चन बनता है कि मूर्धया आत्मकथा कितने किस्तों में तद्भव पत्रिका में छपी थी? तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये 7 किस्तों के रूप में छपी थी। तो मूर्धया आत्मकथा कितने भागों में बटी हुई है? 7 भागों में ये आत्मकथा बटी हुई है, जबकि आगे का लेखन अभी जारी है। आगे का लेखन जारी क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने दूसरी आत्मकथा भी लिखी है मणिकर्णिका। यही बात यहाँ पर ये बता रहे हैं डॉक्टर तुलसीराम, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। तो जगह का भी नाम याद रखना है। भूमिका में कौन सी जगह दी है, कौन सी विश्वविद्यालय का नाम आया है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। अब आपके सामने जो शीर्षक क्रम है मूर्धया का वो रखे गए हैं, यानी कि मूर्धया आत्मकथा 7 भागों में विभाजित है। उनके क्रम कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपके सामने आता है भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि, यानी कि इस आत्मकथा में सबसे पहले जो क्रम आता है वो आता है भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि। क्योंकि जो लेखक इस भूमिका में ही बताते हैं शायद शहरीकरण के कारण जो भूत पिशाच हैं वो भी क्या हो गए होंगे? उससे पलायन कर गए होंगे। तो भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि है। फिर आता है मूर्धया तथा स्कूली जीवन। बाद में लेखक ने अपने स्कूल का वर्णन किया है। फिर अकाल में अंधविश्वास, यहाँ पे काल नहीं आएगा भाई, अकाल में अंधविश्वास आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? अकाल में अंधविश्वास। फिर आता है मूर्धया के गिद्ध तथा लोक जीवन, भूतनिया नागिन, चले बुध की राह और आजमगढ़ में फाका काशी। ये आपके 7 क्रम है मूर्धया के। तो मूर्धया के जो ये क्रम है सातों, ये आपको ध्यान रखने। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि मूर्धया आत्मकथा के जो क्रम है उनको पहले से बाद के क्रम में लगाइए, या फिर इनमें से कोई एक मतलब 4 आपको क्रम उठाकर दे देगा, एक ऐसा क्रम मिलता जुलता देगा कि आपसे पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा मतलब मूर्धया का इसमें से भाग नहीं है। तो जो ये 7 क्रम मैंने यहाँ पर दिए हैं ये बिल्कुल आपको कंठस्थ होने चाहिए। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है और बनेगा। आगे हम बात करते हैं मूर्धया के पात्र, यानी कि मूर्धया के पात्र कौन कौन से हैं? दादा आते हैं जूठन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि तुलसीराम के दादा का नाम क्या था? जूठन था। दादी कौन थी? मुसड़ैया या फिर मुसदिया। पिता कौन थे? तेरसी। माता है धीरजा। पिता कितने भाई थे? 5 भाई थे। पिता कितने भाई बताए गए हैं? 5 भाई बताए गए हैं। अब जो ये इनके पिताजी 5 भाई आते हैं, ये इनका नाम आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहले नंबर पर कौन आते हैं, यानी कि सबसे बड़े कौन थे इनके? सोमर चौधरी। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं मुन्नेसर, तीसरे आते हैं नगर, चौथे पे आते हैं मुन्नर और 5वें पे इनके पिताजी आते हैं तेरसी। तो यानी इनके पिताजी क्या है? सबसे छोटे हैं। कितने भाई बताए गए हैं? 5 भाई बताए गए हैं। पिताजी क्या है? इन सब में छोटे हैं। सबसे बड़े कौन है? सोमर हैं, फिर मुन्नेसर हैं, फिर नगर हैं, फिर मुन्नर है और फिर तेरसी हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा गया था? 3 नाम तो ये दे दिए गए थे और एक दे दिया गया था सोनसर।
सोनसर या सोनसर करके है, आगे नाम आएगा। आशा इनकी बेटी है, जिससे आशा क्या करती थी, लेखक से पढ़ती थी और इसको भैया कहती थी, किसको, लेखक को। तो ये आगे आएगा सोनसर थे या सोनसर थे। तो नाम ध्यान रखना, मिलते जुलते नाम है भाई, सोमर चौधरी है, मुन्नेसर है, नग्गर है, मुन्नर है, तेरसी है। आगे एक नाम और आएगा, वो आगे मेंशन करूंगी। अब जहां से आत्मकथा शुरू होती है, क्या लिखते हैं कि मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। तो लेखक सबसे पहले क्या कहते हैं कि मूर्खता मेरी क्या है, जन्मजात विरासत है। मानव जाति का वह पहला व्यक्ति जो जैविक रूप से मेरा खानदानी पूर्वज था, उसके और मेरे बीच न जाने कितने पैदा हुए, किंतु उनमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। तो लेखक के घर में जितने भी लेखक के जो पूर्वज थे, उनमें से कोई पढ़ा लिखा नहीं था। लगभग 2300 वर्ष पूर्व यूनान देश से भारत आए मीनांदर ने कहा था कि आम भारतीयों को लिपि का ज्ञान नहीं है। तो एक आए हैं भाई यूनानी व्यक्ति मीनांडर, इसलिए वे पढ़ लिख नहीं सकते। उसके समकालीनों ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, किंतु आधुनिक भारतीय पंडितों ने मीनांदर का खूब खंडन मंडन किया। हकीकत तो यह है कि आज भी करोड़ों भारतीय मीनांडर की कसौटी पर खरा उतरते हैं। सदियों पुरानी इस अशिक्षा का परिणाम यह हुआ कि मूर्खता और मूर्खता के चलते अंधविश्वासों का बोझ मेरे पूर्वजों के सिर से कभी नहीं उतरा। तो मूर्खता और मूर्खता के चलते जो अंधविश्वास का जो बोझ था, लेखक कहते हैं कि जो मेरे पूर्वज थे उनके सिर से नहीं उतरा, इसी कारण शायद कोई पढ़ लिख नहीं सका। सबसे पहले लेखक यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं अपने दादा से। शुरुआत यदि दादा से करूं तो पिताजी के अनुसार उन्हें एक भूत ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि लेखक के जो दादा थे उसको किसने पीट पीट कर मार डाला था लेखक के अनुसार। तो जो भूत थे उन्होंने पिताजी को, जो दादाजी थे, उनको लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। अपने 5 भाइयों में पिताजी सबसे छोटे थे, पहले ही बता चुकी हूँ, पिताजी क्या है, छोटे हैं। घर में सभी का कहना था कि दादाजी जिनका नाम जूठन था, तो दादाजी का क्या नाम आया है, जूठन। गांव से थोड़ा सा दूर झाड़ियों वाले टीले के पास छोटे से खेत में मटर की फसल को देर रात जानवरों से बचाने के उद्देश्य से गए थे। कौन गए थे भाई, लेखक के दादाजी। जो जूठन हैं लेखक के दादाजी, वो मटर की फसल जो खेतों में उगी हुई थी, उसकी रखवाली करने के लिए जाते हैं। मटर के खेत में उन्हें फली खाता एक शाही नामक जानवर दिखाई दिया। क्योंकि रात उजाली थी, दादाजी ने अपनी लाठी से शाही पर हमला बोल दिया। लाठी लगते ही शाही रौद्र रूप धारण करते हुए अपने लंबे लंबे कंटीले रोंगटों को फैलाकर अंतर्धान हो गया। घर वालों के अनुसार वह शाही नहीं बल्कि उस क्षेत्र का भूत था। तो यहाँ पर लेखक ने मेंशन कर दिया ना साफ कि मेरे जो पूर्वज थे, यानी जो मेरे खानदान के ऊपर अंधविश्वास की पट्टी है वो चढ़ी हुई थी, और क्या मानते हैं कि शायद भूत था जो शाही नामक जो पशु आया है कि मतलब मारा, एक तरह से उसके दादा को चोट किसने पहुंचाई थी, उस पशु ने। लेकिन घर परिवार वाले क्या बोलते हैं कि शायद वह क्या था, भूत था। इस प्रकरण के बाद दादाजी खेत से डरकर तुरंत घर आ गए। इस भूत का किस्सा सारे गांव में फैल गया। डरकर हर किसी ने उधर जाना बंद कर दिया। सभी कहने लगे कि भूत बदला अवश्य लेगा। इसी बीच दादाजी एक दिन खलिहान में रात को सोए हुए थे कि शाही संतरित भूत लाठी लेकर आया और उसने दादाजी को पीट पीट कर मार डाला। दादाजी को मैंने कभी नहीं देखा था, क्योंकि उनकी यह भूत ही हत्या मेरे जन्म से अनेक वर्ष पूर्व हो चुकी थी। तो लेखक के दादाजी, लेखक के जन्म से पहले ही क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी है। इस हत्या की गुत्थी मेरे लिए आज भी एक उलझी हुई पहेली बनी हुई है। तर्कसंगत तथ्य तो शायद यही होगा कि दादाजी की गांव के ही किसी अन्य व्यक्ति से अवश्य ही दुश्मनी रही होगी। उसने शाही भूत का मनोवैज्ञानिक बहाना निर्मित कर उन्हें मार डाला हो। तो लेखक यहाँ पर क्या कहते हैं कि बल्कि भूत नहीं हो सकता है कि मेरे दादाजी की गांव में किसी व्यक्ति के साथ कोई दुश्मनी रही हो, उसी ने मार दिया हो। लेकिन परिवार वाले क्या सोचते हैं कि भूत ने मतलब जूठन को मार डाला। सच्चाई चाहे जो भी हो, इस भूतही प्रक्रिया ने मेरे खानदान के हर व्यक्ति को घनघोर अंधविश्वास के गर्त में धकेल दिया। परिणाम स्वरूप घर में भूत बाबा की पूजा शुरू हो गई। तो लेखक के घर में किसकी पूजा शुरू हो जाती है, भूत बाबा की। घर में ओझाओं का बोलबाला हो गया। ओझा कौन होते हैं, जो तांत्रिक विद्या मतलब करते हैं। किसी को सिर दर्द होते ही ओझती सोखेती शुरू हो जाती थी। इसे भूते वातावरण में किसी शिशु का आजमगढ़ जिले के धर्मपुर नामक गांव में 1 जुलाई 1949 को हुआ, तो उसकी विरासत कैसी रही होगी। तो लेखक का जन्म कब होता है, 1 जुलाई 1949 को। ये डेट भी ध्यान रखनी है भाई, आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसी भूतही वातावरण में लेखक का जन्म होता है धर्मपुर नामक गांव में 1 जुलाई 1949 को।
और जो भूतही जो मतलब जो वातावरण है वो लेखक को विरासत में मिल चुका है। जाहिर है शैशव काल में ही मूर्खता जन्य अंधविश्वासों के बोझ तले दब गया। मेरी दादी का नाम मुसड़िया मुसड़िया है, वह 100 वर्ष से भी ज्यादा जिंदा रही। तो लेखक की दादी कितने वर्ष जिंदा रही? 100 वर्ष से भी ज्यादा जिंदा रही। उसके चेहरे तथा बाहों से लटकते हुए चिचुके चमड़े उसकी लंबी उम्र को प्रमाणित करते थे। गांव वालों का कहना था कि मेरी दादी ने कौवा का मांस खाया है, इसलिए वह मरती नहीं है। तो गांव के लोग लेखक की दादी के बारे में क्या बोलते हैं कि उसने कौवों का मांस खाया है, इसलिए वह मरती नहीं है। गांव में यह किंवदंती फैली हुई थी कि कौवे का मांस खाने वाला बहुत दिन तक जिंदा रहता है। जो भी हो, दादी कहती थी कि महीने के किसी पक्ष के त्रयोदशी के दिन मेरे पिताजी का जन्म हुआ था, इसीलिए उनका नाम तेरसी पड़ा। तो लेखक के पिताजी का नाम तेरसी क्यों पड़ा था? क्योंकि लेखक की दादी कहती थी कि त्रयोदशी के दिन ही तुम्हारे पिताजी ने जन्म लिया था। मेरे पिताजी को मछली मारने में महारत हासिल थी, तो इसलिए उनका नाम तेरसी पड़ा। मेरी माता का नाम क्या था? धीरजा था। मेरे पिताजी को मछली मारने में महारत हासिल थी, वे किसी भी जल स्रोत से बड़ी आसानी से मछलियां मार लेते थे। तो लेखक के पिताजी थे जो मतलब कौन आए हैं? तेरसी। उनको किस में महारत हासिल थी? मछली मारने में। मच्छर मच्छर मरवा के रूप में उन्हें उस क्षेत्र में पौराणिक ख्याति मिली हुई थी। लोग कहीं भी मछली मारने जाते हुए पिताजी से प्रार्थना करते थे कि साथ चलकर वह पानी छू भर दे, बस मछली सबको मिल जाएगी। बाद में मेरी माँ ने मुझे बताया कि जिस चारपाई पर मैं पैदा हुआ था, उसके नीचे तुरंत पिताजी ने गांव में स्थित पोखरी में से एक जिंदा मछली पकड़कर डाल दिया। यह एक प्रकार का टोटका था, जिसके अनुसार उसका विश्वास था कि मुझे भी बड़ा होने पर मच्छर मच्छर मरवा के रूप में पौराणिक ख्याति मिल सकेगी। तो प्रश्न बनता है कि लेखक के पिताजी लेखक को क्या बनाना चाहते थे? मछली पकड़ने में माहिर बनाना चाहते थे, ताकि जो मेरी परंपरा है वो अगली पीढ़ी भी उसी परंपरा का अनुसरण करे। लेकिन लेखक क्या करते हैं? इससे उल्टा करते हैं। संभवतः मेरे माँ बाप की सर्वोच्च आकांक्षाओं की पहुंच मुझे एक सिद्ध हस्त मछुआ के रूप में देखने और मजदूरनी की आकांक्षा इससे ज्यादा और क्या हो सकती थी। माँ के बारे में कह रहे हैं कि एक मजदूरनी की आशंका इससे ज्यादा क्या हो सकती थी। माँ ने यह भी बताया कि उसके कई बच्चे पहले पैदा हुए, किंतु थोड़ा सा बड़ा होकर सब के सब मरते चले गए। इसलिए जब मैं पैदा हुआ तो पिताजी मुझे अपनी गोद में लेकर गांव के करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक शिव मंदिर, जिसे शेरपुर कुट्टी कहते हैं, पहुंचे और मंदिर के महंत हरिहर दास से आशीर्वाद लेने के लिए विनती की। बाबा हरिहर दास बड़े उदार पुरुष थे। तो लेखक के पिताजी तेरसी लेखक को कहां पर लेकर जाते हैं? शेरपुर कुट्टी लेकर जाते हैं, और वहां पर एक बाबा का नाम बताया गया। क्या नाम आया है उनका? हरिहर दास। माँ ने गांव में यह किंवदंती फैली हुई थी कि कौवे का मांस खाने वाला बहुत दिन तक जिंदा रहता है। जो भी हो, दादी कहती थी कि महीने के किसी पक्ष के त्रयोदशी के दिन मेरे पिताजी का जन्म हुआ। ये रिपीट हो गया है भाई यहाँ पर। आगे बात करते हैं, क्या बताया गया है आगे कि मतलब उसके पिताजी उसको हरिहर दास के पास लेकर जाते हैं और वो उनको आशीर्वाद देते हैं कि बाबा का कहना था कि तुलसीदास राम भगत थे, उनका भी बड़ा होकर तुलसी राम के रूप में राम भक्त होगा। मुझे जीवित रखने की प्रक्रिया में पिताजी स्वयं एक कट्टर शिव भक्त हो गए थे। उन्होंने घर के पास एक नया पीपल का पेड़ लगाया और उसकी पूजा शुरू कर दी। तो लेखक के पिताजी ने कौन सा वृक्ष लगवाया था? पीपल का। शनिवार के दिन वे पीपल पर जल चढ़ाते और शाम को घी का दिया जलाते। तो दिन कौन सा आया है जब वे पीपल पर जल चढ़ाते थे? शनिवार। वे शिव की प्रार्थना में जो कुछ बोलते, उसे सुनकर ऐसा लगता था मानो वे किसी से लगातार रो रो कर बातें कर रहे हों। पिताजी के अनुसार जैसे जैसे पीपल बढ़ता गया, वैसे वैसे मैं भी इस बीच उस जर्जर बुढ़िया दादी का लगाव भी मुझसे बढ़ता गया। जब मैं 3 साल का हुआ, गांव में चेचक की महामारी आई। तो लेखक क्या बताते हैं कि जब लेखक 3 साल का होता है तो गांव में चेचक की बीमारी आती है। मेरे ऊपर उसका प्रकोप पड़ा, चेचक से मैं मरणासन हो गया। यानी कि चेचक की बीमारी मेरे शरीर में इतनी घुस गई, एक तरह से मैं क्या हो गया था? मरणावस्था में चला गया था। घर में स्थानीय ग्रामीण देवी देवताओं की पूजा शुरू हो गई। उस समय गांव में दलितों के अलग देवी देवता होते थे, यानी जो दलित व्यक्ति बताए गए हैं उनके अलग देवी देवता बताए गए हैं, जो उनकी जिनकी पूजा श्रवण नहीं करते थे। हमारे गांव में भी चमरिया माई और डीहे बाबा, 2 ऐसे ही देवी देवता थे जिनकी पूजा दलित करते थे। तो दलित लोग किन की पूजा करते थे? 2 मतलब एक तरह से ये आए हैं, आप भगवान कह सकते हो, इनके चमरिया माई है और डीहे बाबा है।
इन दोनों का सुअर तथा बकरे की बलि दी जाती थी। जो ये चमरिया है और डीहे बाबा है, इनको सुअर और बकरे की बलि दी जाती थी। बलि के अलावा इन्हें हलवा, सोहारी यानी कि पूड़ी, धार और पुजारा भी चढ़ाया जाता था। एक लोटा पानी में कुछ जायफल, छुहारा, लौंग आदि मिला दिया जाता था, जिसे क्या कहते हैं, धार कहते हैं। एक मुट्ठी जौ का आटा पुजारा कहलाता है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है भाई। पुजारा क्या है? पुजारा क्या है? एक मुट्ठी जौ का आटा। चमरिया माई का स्थान उसी मटर वाले भूत ही खेत के पास झाड़ियों वाले टीले पर था। वहां कुम्हार के आवा में पके मिट्टी के कुछ हाथी और घोड़े रखे हुए थे। यही हाथी घोड़े गांव के ब्राह्मणों के घरों के पास डीही बाबा के स्थान पर भी रखे हुए थे। जैसा अवगत है, घर वाले भूत की भी पूजा करते थे, किंतु गांव में चमरिया माई और डीही बाबा की तरह उनका कोई स्थान निर्धारित नहीं था। गांव के दक्षिण पश्चिम कोण की दिशा में थोड़ी दूर पर दौलतबाद नामक एक दूसरा गांव था। तो दूसरे गांव का जिक्र आया है, कौन सा आया है भाई? दौलतबाद, जिसके बाहर एक सुनसान जगह पर बहुत पुराना पीपल का विशाल पेड़ था। घर वालों के अनुसार वह भूत उसी पेड़ पर रहता था, अतः वहीं जाकर उनकी पूजा की जाती थी। चेचक निकलने पर मनोती के अनुसार देवी शीतला माई की भी पूजा की जाती थी। शीतला माई का मंदिर गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर पश्चिम उत्तर में निजामबाद कस्बे में था। तो शीतला माई का मंदिर कहां पर बताया गया है? निजामबाद में बताया गया है। वहां साल में एक बार गांव के सारे दलित मिलकर जाते और शीतला माई को सुअर के बच्चे की बलि के अलावा हलवा, सोहरी भी चढ़ाई जाती थी। शीतला माई को अति प्रसन्न रखने के लिए मंदिर में वेश्याओं का नृत्य भी कराया जाता था। ऐसी नृत्यांगनाएं मंदिर के पास बड़ी आसानी से मिल जाती थी। यहाँ पर लेखक ने अपने बारे में बताया है। आगे जब आता है ना कि मतलब जो उसका स्कूली जीवन है, अब उसमें क्या बताते हैं कि प्राइमरी पाठशाला शेरकुटी अध्यापक मुंशी राम सूरत लाल 1 जुलाई 1949 मेरा जन्म वर्ष लिखते हैं और मेरी कक्षा में 43 बच्चे होते हैं, जिसमें 3 लड़कियां थी। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि लेखक के क्लास में कुल कितने बच्चे थे? 43 बच्चे थे, जिसमें लड़कियां कितनी बताई गई है? 3 बताई गई है। लेखक कै ख गए अपने सहपाठी सकंडा सिंह की मदद से सीखता है। यह सवर्ण वर्ग का व्यक्ति है भाई, ये सकंडा सिंह लेखक का मित्र। लेकिन लेखक कहता है, मतलब लेखक हिंदी में कमजोर था, लेकिन जो मैथ है उसमें लेखक क्या था? तेज था। तो लेखक यहाँ पर क्या कहता है कि जो हिंदी है मैं किसकी वजह से सीखा था? सकंडा सिंह की मदद से सीखता हूँ। जो लेखक के गांव से 3 किलोमीटर दूर बारी गांव का रहने वाला है। तो सकंडा सिंह कहाँ का रहने वाला था? बारी गांव का। लेखक कहता है कि मेरे लिए कक्षा में सकंडा सिंह मुंशी जी से कहीं ज्यादा सफल शिक्षक सिद्ध हुआ। ये मुंशी कौन थे? मुंशी राम सूरत, जिसने लेखक का जन्म मतलब कितना लिखा था? 1 जुलाई 1949। तो यहाँ पर कहते हैं लेखक की सकंडा सिंह जो मुंशी राम सूरत है उससे भी ज्यादा क्या हुए? सफल शिक्षक सिद्ध हुए। क्यों हुए? क्योंकि उसी के वजह से लेखक क्या सीखता है? हिंदी सीखता है। लेखक बचपन में गणित में तेज था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि लेखक बचपन में लेखक किस में तेज था? गणित में यानी मैथ में। क्योंकि नग्गर चाचा उंगलियों की गिनती करवाते, पर इस धुंधली गिनती की परीक्षा से उत्पन्न पीड़ा मेरे जीवन की पहली मानसिक पीड़ा थी। नगर चाचा कहते कि कनवा बड़ा तेज है। दादी के पास चांदी के 37 सिक्के थे। चांदी के सिक्कों को बिस्टोरिया कहा जाता है। तो दादी के पास चांदी के कुल कितने सिक्के थे? 37 सिक्के थे। और उन सिक्कों को क्या कहा जाता था? चांदी के सिक्कों को बिस्टोरिया कहा जाता था। जोगी बाबा असली नाम क्या है? रामजीत। तो जोगी बाबा का असली नाम क्या आया है? रामजीत। हाजिर बाबा काव्य के अति कुशल कवि थे। यानी कि किसी भी एक वाक्य को उठाकर ये क्या कर देते थे? उसके ऊपर एक कविता या काव्य बना देते थे। तो हाजिर बाबा काव्य के अति कुशल कवि थे। ये यही मतलब है हाजिर बाबा का। बंकिया डोम में बरहलगंज बाजार में रहता था। सिंघा बजाना उनका काम था और सिंघा कितना ऊंचा था? 4 फीट ऊंचा था। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है भाई कि जो बंकिया डोम जो वाद्य यंत्र सिंघा बजाता था उसकी ऊंचाई कितनी थी? तो 4 फीट थी। पिताजी सुदेसर ब्राह्मण की हरवाही करते थे। तो यहाँ पर ये नाम आया था भाई सुदेसर। क्या नाम आया था? सुदेसर। किसकी हरवाही करते थे? ब्राह्मण। जो सुदेसर क्या है? ये एक ब्राह्मण है। बाद में बताते हैं कि हरवाही करते थे, उनकी बुढ़िया माँ मर गई। यानी कि जो सुदेसर ब्राह्मण है, पिताजी जिसकी हरवाही करते थे उसकी माँ मर जाती है और अंबिका पांडे ने कहा कि 15 दिन खरवास है। ये अंबिका पांडे कौन है?
जो ये बताते हैं कि इस दिन ये दिन शुभ है, ये अशुभ है। एक तरह से आप जो पंडित वगैरह नहीं होते हैं गाँव में, और वो बताते हैं कि हाँ, ये दिन आपके लिए शुभ रहेगा। ये वही अंबिका पांडे यहाँ पर बताए गए हैं। और 15 दिन का खरवास है। खरवास का मतलब क्या कि 15 दिन है, मतलब अशुभ है, दाह संस्कार नहीं हो सकता। जो सुदेश्वर ब्राह्मण की मां मर जाती है तो अंबिका पांडे क्या कहते हैं कि 15 दिन यानी कि अशुभ दिन चल रहे हैं, अब आपकी मां का दाह संस्कार नहीं हो सकता। 15 दिन तक लाश को गड्ढे में रखा जाता है। और गड्ढे में लाश को रखने का मुख्य कारण क्या है? सोने की मुंडरी, यानी कि जो उसकी माँ है, सुदेश्वर ब्राह्मण की जो माँ है, उसकी नाक में क्या है? सोने की मुंडरी वो पहनी हुई है। और उसका दाह संस्कार अब नहीं हो सकता, तो लाश को जो है वो गड्ढे में रखा जाता है, और सोने की मुंडरी वो पहनी हुई थी। और ये जो सोने के जब 15 दिन के बाद जब उसकी माँ को बाहर निकाला जाता है, सुदेश्वर ब्राह्मण की माँ को, तो लेखक और उसके पिताजी वो दोनों निकालते हैं इसकी माँ को उस गड्ढे से। और इतनी बदबू बताते हैं लेखक, कितनी बदबू आ रही थी, लेकिन दलित होने के कारण मेरे पिताजी क्या मानते थे कि ये ब्राह्मण है, मतलब ये जो सवर्ण के लोग हैं इनकी सेवा करना हमारा धर्म है। सुदेश्वर ब्राह्मण की बेटी आशा मेरी उम्र की थी, वह होमवर्क हल करवाती, विशेषकर गणित का, और मुझे क्या कहती थी? भैया कहती थी। तो सुदेश्वर ब्राह्मण की बेटी कौन आई है? नाम ध्यान रखना है, आशा। इसके बारे में लेखक एक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लाइन लिखेगा, ध्यान रखना है। लेखक आशा के बारे में क्या कहता है कि शिक्षा से यदि एक गुलाम पुत्र इतना कुछ हासिल कर सकता था, तो फिर मालिक पुत्री न जाने कितने आगे जाती। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। लेखक यह किसके बारे में कहता है कि शिक्षा से यदि एक गुलाम पुत्र इतना कुछ हासिल कर सकता था, तो मालिक पुत्री न जाने कितने आगे जाती। मालिक पुत्री क्यों बताई है? क्योंकि ये सुदेश्वर ब्राह्मण की बेटी है, और इसके पिताजी हैं, जो लेखक के पिताजी कौन है? लेखक पिताजी का क्या नाम है? तेरसी। तेरसी क्या करते हैं? सुदेश्वर ब्राह्मण की हरवाही करते हैं, इसीलिए यहाँ पर मालिक पुत्री का लेखक ने जिक्र किया है। 1959 में लेखक कक्षा 5वीं के एग्जाम धनवा गांव देने जाता है, जो गांव से 7 मील दूर था। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि लेखक जो 5वीं के एग्जाम है वो कहाँ पर देने जाता है? धनवा गांव, जो धर्मपुर से कितने किलोमीटर दूर था? 7 किलोमीटर दूर था। लेखक के लिए 3 गरीब मजदूर प्रेरणा स्रोत हुए। कौन कौन आते हैं? मुन्नर चाचा आते हैं, सोनई आते हैं, और दड़ियल चाचा आते हैं। इन तीनों का नाम याद रखना है कि ये क्या थे? लेखक के लिए प्रेरणा स्रोत थे। लेखक के लिए ललती, नटनिया, बुद्ध के लिए जो स्थान आम्रपाली का था, वहीं लेखक के जीवन में ललती का था। ललती लेखक से इंग्लिश सीखती थी। तमाम कोशिशों के बावजूद लिखना नहीं सिखा पाया। उसने पहले अंग्रेजी अनुवाद बल्बर्स और आर सेटिंग ऑन पीपल ट्री, पिपरा पे गिदवा बैटल होवे, यानी ये जो उसकी भाषा है ललती की, उसी में यहाँ पर लेखक ने इसका ट्रांसलेट किया है हिंदी में कि पिपरा पे गिदवा बैठल हवे ही सीखा। यही उसके जीवन का तकिया कलाम बन गया, और उसे उस समय में 7वीं में पढ़ता था। तो ललती जो नटनिया है उसकी तुलना लेखक किससे करते हैं कि बुद्ध के जीवन में जो स्थान आम्रपाली का था, वही स्थान मेरे जीवन में किसका था? ललती नटनिया का था। शेरपुरी कुट्टी के मेले से 4 आने की छोटी गीता खरीदी और 5 श्लोक पढ़ता था। तो लेखक सबसे पहले शेरपुर जो कुट्टी है, वहां मेले से कितने आने की गीता खरीदते हैं? 4 आने की एक छोटी सी गीता खरीदते हैं। और पर डे लेखक इसके कितने श्लोक पढ़ता है? 5 श्लोक पढ़ता है। और कहां पर बैठकर पढ़ता था भाई? ये जहां पर इनकी भैंस बांधी जाती थी, वहां पर लेखक पर डे 5 श्लोक पढ़ता था। लेखक को जीवन में लाल बहादुर जी ने जबरन शराबें पिलाई। तो एक बार लेखक को मतलब इसके जो मित्र होते हैं लाल बहादुर, ये लाल बहादुर शास्त्री नहीं है, ये अलग है। तो लेखक कहता है कि लेखक को जीवन में लाल बहादुर ने क्या की थी? जबरन शराब पिलाई थी। अंबिका सिंह कक्षा में लेखक से जलता था। तो कौन सा मित्र था जो लेखक से जलता था? अंबिका सिंह। सुग्रीव सिंह अध्यापक थे, जो 30 रुपए बोर्ड फीस उन्होंने ही मेरी जमा करवाई थी। तो सुग्रीव सिंह का इसके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जो इसकी बोर्ड की फीस थी 30 रुपए, वो कौन जमा करवाते हैं? सुग्रीव सिंह जमा करवाते हैं। 1 जुलाई 1964 को जब मैं घर से भागा तो रामचरितमानस, गीता और हाई स्कूल की मार्कशीट लेकर मैं घर से भागा था। तो कितनी चीजें लेखक अपने घर से लेकर भागता है? रामचरितमानस, गीता और हाई स्कूल की मार्कशीट। ये वही गीता है जो शेरकुट
पुट्टी जो मेला है वहां से 4 आने में खरीदते हैं और पर डे इसके 5 श्लोक भैंस जहां पर बांधी जाती थी वहां पर बैठकर पढ़ते हैं। देशराज सिंह ने 162 रुपए, मतलब जो देशराज सिंह लेखक के जीवन में एक व्यक्ति आया है, लेखक को मतलब स्कॉलरशिप के 162 रुपए मिले थे, लेकिन जो ये देशराज सिंह है चाकू की नोक पर लेखक से आधे रुपए यानी कि 81 रुपए लेखक से ले लेता है। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है कि देशराज सिंह ने लेखक से चाकू की नोक पर कितने रुपए लिए थे? 81 रुपए लेखक से लिए थे। तो ये थी भाई आपकी आत्मकथा मूर्धैया। ये कैसी आत्मकथा है मैंने पहले भी बताया है, ये क्या है? एक दलित आत्मकथा है। तो मैंने आपको रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र, माटी की मूर्तें, ठकुरी बाबा जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है, और आपका क्या आता है तुलसीराम की आत्मकथा मूर्धैया। ये 3 टॉपिक मैंने आपको यूनिट 10 के कवर करवा दिए हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें और यूं ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहें। तो मिलती हूँ आप लोगों से किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान